हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे 6 टॉपिक में से हम ऑलरेडी 4 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखे थे इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड मेथड्स कैसे डिक्लेयर इनिशियलाइज किए जाते हैं क्लास के अंदर, ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, यूज़ किया जाता है। क्लास वर्सेस ऑब्जेक्ट हमने समझा था, जिसमें हमने देखा था क्लास इज अ ब्लूप्रिंट वर्सेस ऑब्जेक्ट इज योर अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। आज के जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं लेक्चर के, उसमें हम आज कवर करेंगे दिस एंड स्टैटिक कीवर्ड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स एंड कोड ब्लॉक। आई होप आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही होगी और ये काफ़ी हेल्पफुल भी होने वाली है आपके एग्जाम में। जब हमारा ये 6 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम हमारे 5th और 6th टॉपिक के MCQs भी डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ते हैं आज सबसे पहले हमारा दिस कीवर्ड। ठीक है, दिस कीवर्ड क्या होता है, देखो यहाँ क्या लिखा है, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ यूजेस ऑफ जावा दिस कीवर्ड इन जावा, दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली दिस, व्हाट इज दिस कीवर्ड, दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल एंड व्हाट इट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि किसको रेफर करता है, जो भी आपका करंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके रेफरेंस को रेफर करने के लिए काम में आता है आपका दिस कीवर्ड। तो यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, दिस कैन बी यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, सेकंड क्या है, दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास मेथड इम्प्लिसिटली। हम एक एक मेथड को प्रोग्राम में करके देखेंगे तो हमें और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो फर्स्ट तो क्या कह रहा है, दिस किस लिए यूज हो रहा है, जो भी करंट क्लास है उसके इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करने के लिए। दूसरा, दिस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो भी कोई करंट क्लास का मेथड है उसको इम्प्लिसिटली इन्वोक करवा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ये हम जब कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि दिस कीवर्ड का कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे यूज होता है। नेक्स्ट इज दिस कैन बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड कॉल। तो जब हम मेथड कॉल करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट जो पास करते हैं, तो आप दिस को एज अ आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, दिस कैन बी पासेस एज आर्ग्यूमेंट इन दी कंस्ट्रक्टर कॉल। ये भी हम कंस्ट्रक्टर के टाइम पे देखेंगे, ये वाला थर्ड पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट जो है, हम जब कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, ये भी हम आज के ही लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तब हम समझेंगे इन दोनों पॉइंट्स का क्या मतलब है। और सिक्स पॉइंट क्या है, दिस कैन बी यूज टू रिटर्न द करंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम दी मेथड। ठीक है, तो अब देखिए हर जगह यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है, करंट। करंट का मतलब है कि जो भी करंट ऑब्जेक्ट आपका यूज हो रहा है उसको रेफर करने के लिए आप क्या यूज करते हो, दिस को। तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, उससे हम आपको समझाएंगे अच्छे से। देखिए हमारे कौन सा हो जाएगा, ये हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 28 का एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ हम डाल लेते हैं हमारा दिस इज 28 और हम यहाँ पे दिस कीवर्ड का डेमो समझना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ दिस डेमो लिख लेते हैं। ओके, यहाँ हम बना लेते हैं हमारा एंट्री पॉइंट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और हम यहाँ पर एक क्लास और बनाते हैं, क्लास जिसके अंदर हम दिस का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं दिस एग्जाम्पल नाम से। इस क्लास में सपोज मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं, इंट a कॉमा b। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि इनकी वैल्यूज जो है ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इनिशियलाइज करें। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड बना लिया पब्लिक वॉइड सेट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स दे दिए इंट a कॉमा इंट b। ठीक है, और इस मेथड के हेल्प से मैं वैल्यू सेट कर दे रही हूँ a की वैल्यू। ठीक है, और दूसरी कौन सी सेट कर दे रहे हैं, b की वैल्यू। ठीक है, ये तो हुआ सेट करने का काम। इसके अलावा अगर मुझे इसकी वैल्यूज ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट भी करवानी है, तो मैं एक मेथड और बना लेती हूँ, जिसका नाम हम रख लेते हैं पब्लिक वॉइड, ठीक है, गेट। और यहाँ हम कुछ पास नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ हम वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हम वैल्यू ऑफ a एंड b इज, ठीक है, और यहाँ हम कर देते हैं a की वैल्यू प्रिंट एंड b की वैल्यू प्रिंट। ठीक है, अब ये हमने क्लास बना ली। इस क्लास को, अब ये तो क्लास का ब्लूप्रिंट बन गया। अब इस क्लास को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास है हमारी दिस एग्जाम्पल, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया obj नाम से। और यहाँ हमने इस क्लास के लिए, ये obj तो अभी क्या है, सिर्फ वेरिएबल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसको रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको रेफर कर दिया, तो अभी आपका ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया।
ऑब्जेक्ट में मैंने क्या पास करी वैल्यू, देखो सेट से हम पास कर सकते हैं, यहाँ ये पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है तो हमने सपोज पास करी वैल्यू 5,10, तो ए की वैल्यू 5 हो जानी चाहिए और बी की वैल्यू 10 हो जानी चाहिए। ठीक है, वैल्यूज प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट गेट से हम वैल्यू प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए हमने क्या करा, ए की वैल्यू तो 5 सेंड कर दी है और बी की वैल्यू 10 सेंड कर दी। आई होप आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो ही अब आपको एग्जाम्पल समझ में आने लगेंगे। वापस से हम क्या चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे, अदरवाइज वो क्या टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत ईजी चीज़ है। अभी हमने कुछ नहीं किया, एक क्लास बनाई है और मैथड कॉल किया है। आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। आंसर देखिए, ए और बी का आंसर क्या आ रहा है, 0 0। इसको हम थोड़ा सा स्पेस देके कर लेते हैं ताकि आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ठीक है, वापस एक बार एग्जीक्यूट करते हैं तो आंसर देखो 0 0 आ रहा है, जबकि मैंने तो वैल्यू क्या भेजी थी, मैंने तो वैल्यू भेजी थी 5 और 10। तो 5 और 10 सेट हो जानी चाहिए थी ए और बी में, और ए और बी की वैल्यू 5 और 10 आनी चाहिए। लेकिन मेरा आउटपुट में क्या आंसर आ रहा है, आउटपुट में मेरा आंसर आ रहा है 0 और 0। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब आपने पैरामीटर पास करे 5 और 10, ठीक है, या आप आर्गुमेंट कुछ भी बोल लीजिए, आर्गुमेंट आपने पास किए इसमें, तो क्या हुआ, ए के अंदर वैल्यू गई 5 और बी के अंदर वैल्यू गई 10। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इस ए की वैल्यू को इस ए में सेट करवाना चाह रहे हो। बट जब आप लोकल वेरिएबल का नाम जो है आपके इंस्टेंस वेरिएबल के नाम का जैसा सेम रख लेते हो, तो यहाँ पे प्रेफरेंस किसको दी जाती है, लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस दी जाती है। देखो ये वेरिएबल्स लोकल है, ठीक है, और ये वेरिएबल्स इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो आपकी क्लास के होते हैं। और ये लोकल वेरिएबल्स क्यों बोल रहे हैं इनको हम, क्योंकि इनको हमने मेथड के अंदर डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे आपने क्या करा, लोकल वेरिएबल्स में वैल्यूज क्या डाली, 5 और 10, और इन वैल्यूज को आप सेट करवाना चाह रहे हो आपकी इंस्टेंस वेरिएबल में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दोनों के ही नेम क्या है, बिल्कुल सेम है। उस केस में क्या हो जाता है, कंपाइलर क्या करता है, मेथड के अंदर किसको प्रेफरेंस दे देता है, मेथड को अंदर प्रेफरेंस दे देता है वो लोकल वेरिएबल को। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या करा, इसी ए की वैल्यू को वापस से क्या सेट कर दिया 5, और इसी बी की वैल्यू को वापस सेट कर दिया 10। यानी कि जो मेथड के अंदर आपके ये जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं ये तो यूज हुए ही नहीं, इस वजह से इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इनकी 0 0 होती है। तो कंपाइलर ने आपको यहाँ पे इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी। अब देखिए, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इन इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है, वो भी हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू करना चाह रहे हैं। यानी मैं इस ऑब्जेक्ट को रेफर करना चाहती हूँ, जो भी करंट ऑब्जेक्ट है उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स को रेफर करना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये दिस कीवर्ड यहाँ पे आपको यूज होगा। आप देखिए यहाँ पे अगर अब आप देखेंगे, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, पहले कलर अलग था अब कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब ये देखिए इसका कलर और इसका कलर सेम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अब आप कौन से वेरिएबल्स में वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहे हैं, आपकी इंस्टेंस वेरिएबल में, विद द हेल्प ऑफ दीज लोकल वेरिएबल्स। ओके, अब वापस एक बार एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। अब देखिए अब क्या वैल्यूज आ गई, ए की वैल्यू आ गई 5 और बी की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, अब दूसरा इसके अंदर जो यूसेज था उसमें क्या था कि आप जो है दिस को किस लिए यूज कर सकते हैं, करंट क्लास के किसी भी मेथड को इम्प्लिसिटली कॉल करवाने के लिए। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, अभी आप देखिए हमने क्या करा, पहले वैल्यू सेट करी और यहाँ पे गेट फंक्शन को कॉल कराया। अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल नहीं कराना चाहती, ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको इम्प्लिसिटली कॉल कराना चाहती हूँ कि जैसे ही वैल्यू सेट हो जाए ये एक बार वैल्यूज हमको प्रिंट करके दे दे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, दिस डॉट, हमने गेट फंक्शन बनाया है, तो ये क्या करेगा, जो भी ओबीजे वैल्यू सेट करेगा उस ओबीजे वैल्यू को यहाँ पे पहले वैल्यूज को सेट कर देगा 5 और 10 और फिर गेट फंक्शन को कॉल कर देगा। तो ये दिस क्या बता रहा है, करंट ऑब्जेक्ट क्या है आपका ओबीजे, इसको रेफर कर रहा है ये दिस कीवर्ड। तो अब वापस आप रन करके देखिए तो आपको रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, सबसे पहले ये वैल्यूज को सेट करेगा ए और बी की वैल्यू को 5 और 10 और फिर फंक्शन गेट को कॉल करके यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट करके दे देगा। तो देखिए आंसर वापस से सेम ही आ रहा है। हालांकि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका इतना यूसेस क्या है, क्योंकि ये काम तो हम बिना दिस कीवर्ड के भी कर पा रहे थे, हम यहाँ पे वेरिएबल नेम डिफरेंट लग रहे थे। लेकिन देखो अगर वेरिएबल नेम सेम है तब तो आपको दिस को मस्ट यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या होता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है ये चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, मोस्टली जब दिस कीवर्ड कहाँ पे जनरली काम आता है, जब आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ पे दिस का जो है बहुत ज्यादा यूसेज होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कई बार ऑब्जेक्ट्स को, करंट ऑब्जेक्ट्स को आपको कॉल करवाना पड़ता है, उनकी वैल्यूज को पास करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम सपोज एक ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं इसका, मैं इसी को कॉपी कर दे रही हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं वैल्यूज पास कर रही हूँ इसको ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, डॉट
सेट, और यहाँ हम क्या कर दे सकते हैं, इनकी वैल्यूज ले लेते हैं 12, 14। ठीक है, अब देखिए वापस से कॉल करवाते हैं। अब देखिए वैल्यूज क्या हो गई 12 एंड 14। तो अब यहाँ पे आप समझिए, पहले ऑब्जेक्ट ओबीजे के लिए इसने ओबीजे डॉट सेट को कॉल किया था तो वैल्यूज 5 और 10 सेट हुई, और फिर इसने दिस डॉट गेट किया तो ये किस वाले ऑब्जेक्ट के लिए किया, करंट ऑब्जेक्ट अभी हमारा क्या है ओबीजे, और ओबीजे के लिए ए और बी की वैल्यू कितनी थी 5 और 10, तो इसने गेट फंक्शन ने ए और बी की वैल्यूज क्या प्रिंट करके दे दी 5 और 10। जब आपने एक और नया ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया है ओबीजे 1 के थ्रू सेट फंक्शन, तो ए और बी की वैल्यू क्या हो गई 12 एंड 14। ठीक है, तो ये इस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंस वेरिएबल्स की वैल्यूज हो गई 12 एंड 14। तो जब आपने यहाँ पे कॉल किया इसको दिस डॉट गेट से, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज क्या आ जाएंगी आपकी 12 एंड 14। तो देखो इस वजह से हम बोलते हैं कि जो दिस कीवर्ड है वो किसको रेफर करता है, आपके करंट ऑब्जेक्ट को। तो करंट ऑब्जेक्ट जब ओबीजे 1 था तो आपकी इंस्टेंस वेरिएबल्स की वैल्यू 12, 14 प्रिंट हुई। जब करंट ऑब्जेक्ट आपका ओबीजे था तो वैल्यूज क्या प्रिंट हुई 5 एंड 10। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हो गई। दूसरा क्या कह रहा है कि आप दिस को जो है एज अ आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं आपके मेथड कॉल के अंदर। और नेक्स्ट क्या है, दिस कैन बी यूज टू रिटर्न द करंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम द मेथड। ठीक है, तो आप एज अ रिटर्न भी यूज कर सकते हैं दिस को, और एज अ आर्ग्यूमेंट भी आप पास कर सकते हैं दिस कीवर्ड को। लेकिन जब आप एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं या एज अ रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो उस टाइम में आपका रिटर्न क्या हो जाएगा, क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। और यहाँ पे क्या होगा, अगर आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपके नोट्स के लिए भी लिख रखा है। करंट इंस्टेंस को रेफर करता है, कंस्ट्रक्टर कॉल के अंदर यूज होता है, तो इट कैन बी यूज टू इन्वोक अ कंस्ट्रक्टर्स ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, देन मेथड कॉल, मेथड कॉल में क्या करते हैं, इट इन्वोक्स अ मेथड ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट, वो भी हमने करके भी देखा है। आप आर्ग्यूमेंट के एज अ आर्ग्यूमेंट इसको पास कर सकते हो दिस कीवर्ड को, और ये ऑल्सो क्या रिटर्न करता है आपको करंट क्लास का इंस्टेंस भी क्लियर करता है। तो अभी हालांकि मैं आपको ये दो चीजें बता चुकी हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर वाला अभी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको बच रहा है फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट हमें ये पता है कि आर्ग्यूमेंट कैसे पास किया जाता है और रिटर्न कैसे किया जाता है हमारे फंक्शन के अंदर से, ये हमने मेथड के अंदर देखा था और पढ़ा था। आपका टास्क है कि आपको एज अ आर्ग्यूमेंट दिस को पास करके देखना है, और एज अ रिटर्न स्टेटमेंट ऑल्सो दिस को यूज करके देखना है कि कैसे ये मेथड के अंदर करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ये रेफर हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को ही करेगा। तो आप पहले ये करके देखिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर नहीं आता है तो आई विल एक्सप्लेन अगेन इन द सेपरेट वीडियो, बट इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, इसका मतलब तो समझ आ ही गया, यूसेज हमको समझ आ गया, तो आपको सिर्फ इसको एज अ आर्ग्यूमेंट और एज अ रिटर्न स्टेटमेंट यूज करके देखना है। नेक्स्ट अब यूज होता है हमारा स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड हालांकि हम काफी शुरू से ही, जब से हमने जावा की प्रोग्रामिंग स्टार्ट की तब से हम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम तब से बोल रहे थे कि हम इसको बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं कि स्टैटिक कीवर्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो देखो स्टैटिक कीवर्ड की अगर हम बात करें तो स्टैटिक कीवर्ड्स जो होते हैं या स्टैटिक से रिलेटेड जो भी डेटा होता है, स्टैटिक डेटा अगर हम बोलें तो स्टैटिक डेटा कौन सा डेटा होता है, जो कि शेयरेबल क्लास का डेटा होता है। ठीक है, इट इनेबल डेटा शेयरिंग अमंग ऑल द क्लास इंस्टेंसेस। इसका मतलब क्या है, स्टैटिक कीवर्ड्स के थ्रू जो भी डेटा आप प्रिपेयर करते हो उसकी एक सिंगल कॉपी बनती है, और वो सिंगल कॉपी शेयर की जाती है क्लास के जितने भी इंस्टेंसेस, यानी क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उस सेम कॉपी को आपका शेयर किया जाता है। डायरेक्ट मेथड एक्सेस का मतलब क्या है कि जो भी स्टैटिक डेटा है उसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो विदाउट द ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन। ठीक है, थ्रू स्टैटिक methods. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनिशियलाइजेशन इज सिंप्लीफाइड। सो व्हाट इट मींस, स्टैटिक ब्लॉक सिंप्लीफाई वन टाइम इनिशियलाइजेशन टास्क विद इन अ क्लासेस। इसका मतलब क्या है, जो स्टैटिक ब्लॉक्स अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, हम जब कोड ब्लॉक्स अभी आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा स्टैटिक ब्लॉक का क्या मतलब है, बट यहाँ पे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टैटिक ब्लॉक का मतलब क्या है कि अगर कोई ब्लॉक आपने क्लास के अंदर स्टैटिक डिफाइन किया है तो जब भी वो क्लास लोड होगी कंपाइलर के थ्रू तब वो स्टैटिक ब्लॉक सिर्फ एक बार कॉल होगा जब आपका फर्स्ट टाइम क्लास लोड होगी उस टाइम पे। ठीक है, इसलिए किस लिए यूज होता है, अगर आपको कुछ स्टैटिक कीवर्ड्स, स्टैटिक जो ब्लॉक है उसके अंदर आपको कुछ इनिशियलाइजेशन टास्क परफॉर्म करने जो कि सिर्फ एक ही बार होना चाहिए, तो उसके लिए आपके यूज होते हैं स्टैटिक ब्लॉक्स। उसके अलावा क्या है, इनर क्लास डायनामिक्स का क्या मतलब है, इट विल गिव यू अ क्लियरर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड कोड यूजिंग अ स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस। आप नेस्टेड क्लासेस भी यूज कर सकते हो स्टैटिक, वो भी हम देखेंगे कैसे होता है। तो देखो हमने
एक स्टैटिक मेथड तो हम कब से यूज करते आ रहे हैं, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट होता है, जिसमें क्या होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। अब देखो स्टैटिक में हम क्या कह रहे हैं कि आपको बिना ऑब्जेक्ट के आप क्या कर सकते हो, मेथड को कॉल कर सकते हो। तो पहले हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं और फिर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो हम यूज करते हुए आ रहे हैं इसकी एनालॉजी को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ये हमारा हो जाएगा 29th, किस चीज का हो गया, ये हमारा स्टैटिक कीवर्ड का, ठीक है। चलिए इसमें करते हैं स्टार्ट। ओके, यहाँ पे आप देखिए, सपोज यहाँ मैं एक, या फिर हम एक अलग क्लास बना लेते हैं इसी के अंदर, इसके अंदर हम इसका डेमो लेके देखेंगे। ठीक, क्लास हम बनाते हैं स्टैटिक डेमो नाम से। इसके अंदर हम कुछ वेरिएबल्स तो डिक्लेयर करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स, और कुछ वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे मुझे ए और बी को अगर एक्सेस करना है, ठीक है, सॉरी, ए और बी को मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्सेस करना है, ठीक है। तो ए और बी को एक्सेस करने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, अगर हम इनकी कुछ वैल्यूज भी यहाँ पे दे दें, ए की वैल्यू दे देते हैं 12 और बी की वैल्यू दे देते हैं 20, ठीक है। सी की वैल्यू दे देते हैं 34 और डी की वैल्यू दे देते हैं 35, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज हम नहीं देते, ठीक है। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, स्टैटिक डेमो का, ठीक है। अब सपोज मुझे एक्सेस करना है ए और बी की वैल्यूज क्या हो, या ए और बी को हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना है, तो यहाँ इनिशियलाइज हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे इनिशियलाइज करना है obj.p को 14 से, ओके। अब सपोज मुझे सी और डी की वैल्यूज को भी इनिशियलाइज करना है, तो obj.c करके मैं यहाँ कर देती हूँ 32, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर फर्स्ट और सेकंड वाले वेरिएबल को जब मैंने इनिशियलाइज किया तो कोई वार्निंग नहीं आ रही थी, लेकिन obj.c में क्या वार्निंग आ रही है, स्टैटिक मेंबर, ये क्या कह रहा है, स्टैटिक डेमो डॉट सी एक्सेस बाय इंस्टेंस रेफरेंस। ये यहाँ पे कह रहा है कि इंस्टेंस वेरिएबल यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू आप इसको एक्सेस ना करके आप इसको किसके थ्रू एक्सेस कीजिए, स्टैटिक डेमो से। क्यों, क्योंकि ये एक स्टैटिक वेरिएबल है। इसका मतलब यहाँ पे आप obj.c को यूज ना करें, यहाँ पे आप क्या यूज करें, क्योंकि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो किसके वेरिएबल्स होते हैं, आपके क्लास के वेरिएबल्स होते हैं, ना कि इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं। तो देखिए, अब अगर मैंने इसको क्लास के थ्रू करा तो क्या हो गया, ये आपकी वार्निंग हट गई, और यहाँ पे इसकी वैल्यू अब प्रिंट करवा के देखते हैं। हम तीनों वैल्यूज प्रिंट करवा के देखते हैं। तो पहली वैल्यू तो क्या होगी, obj.a को प्रिंट करवा के देखते हैं, फिर हम प्रिंट करवा के देखते हैं, या तो हम इनको अलग अलग ही लाइन्स में प्रिंट करवा लेते हैं, obj.b and obj.c, सॉरी हैश कोड नहीं, obj.c। अब अगर हम ये ऐसे लिखते हैं तो देखिए वापस वार्निंग आने लग गई कि सी जो है वो क्या है, क्लास का वेरिएबल है। इसको आपको इंस्टेंस ऑब्जेक्ट से यूज ना करके आपको क्या यूज करना चाहिए, यहाँ पे आपको यूज करना चाहिए क्लास का नेम, ठीक है, क्योंकि ये क्लास वेरिएबल है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं और आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। देखिए 12, 14 एंड 32। तो आप देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि सी जो है एक स्टैटिक वेरिएबल है, सी एक स्टैटिक वेरिएबल, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी सी की वैल्यू को एक्सेस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्लास का नेम यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स होते हैं, जो भी स्टैटिक डेटा होता है, वो सारा आपके जितने भी इंस्टेंस बनेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उनके लिए शेयर होगा, ठीक है। चाहे आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना ले, उनके लिए सेम ही कॉपी शेयर होगी आपके स्टैटिक वेरिएबल के लिए।
नेक्स्ट एक चीज होती है कि अगर आप एक स्टैटिक मेथड्स बनाते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे आप जैसे आपने स्टैटिक डेटा बनाया वैसे आप क्या बना सकते हो, स्टैटिक मेथड भी बना सकते हो। तो सपोज मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, वॉइड डिस्प्ले नाम से, सपोज मैंने एक यहाँ पे मेथड बनाया और ये जो हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं ये सारी वैल्यूज को हम डिस्प्ले करते हैं इसके अंदर, और यहाँ से हम ये वैल्यूज भी हटा लेते हैं, ये वैल्यू भी हटा देते हैं, ठीक है। ए और बी की वैल्यूज में हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि देखिए हम क्लास के ही मेथड के अंदर हमारे इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर उसके वेरिएबल्स बनाए और वेरिएबल्स के बाद हमने क्या करा, उस वेरिएबल के लिए एक मेथड बना दिया और मेथड के अंदर उन इंस्टेंस वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। तो क्लास के अंदर ही जब आप इंस्टेंस वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो जब मैं ए और बी को वैल्यू को प्रिंट करवा रही हूँ तब हमारे यहाँ पे क्या आ रही है, एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, आप पढ़ें, नॉन स्टैटिक फील्ड, ए जो है आपका नॉन स्टैटिक फील्ड है, कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है, अगर आप ए को एक्सेस करवाना चाह रहे हैं किसी स्टैटिक मेथड में और ए और बी किस टाइप के हैं, आपके नॉन स्टैटिक टाइप के हैं, तो आप विदाउट एनी ऑब्जेक्ट आप ए और बी को एक्सेस नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज को एक्सेस करवा पाएंगे। ये देखिए जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस किया तो वहां से क्या हो गया, ये वैल्यूज आपकी एरर हट गई और ये वैल्यूज एक्सेस हो पा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि स्टैटिक जो है, स्टैटिक तो आपका क्लास वेरिएबल है, लेकिन अब जब बिना मेथड बिना ऑब्जेक्ट के अगर ए और बी नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करवाना चाहेंगे तो मेथड को क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल कर रहे हैं, मैं किस ऑब्जेक्ट का रेफर करके इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करवाऊं। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी स्टैटिक मेथड है वो किसी भी नॉन स्टैटिक जो मेथड, नॉन स्टैटिक चाहे वेरिएबल हो चाहे नॉन स्टैटिक मेथड हो, उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा कि आप किस ऑब्जेक्ट के लिए जो भी वेरिएबल है या जो भी मेथड है उसको कॉल कर रहे हैं, जो भी नॉन स्टैटिक है। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने वाला है यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे आपको यूज करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, एक तो स्टैटिक जो है वो किस तरीके का वेरिएबल हो जाता है आपका, स्टैटिक वेरिएबल आपका क्लास डेटा, स्टैटिक डेटा जो होता है वो किसका डेटा होता है, आपका क्लास का डेटा होता है, ठीक है। इसको आपको एक्सेस करने के लिए क्या यूज करना होता है, क्लास का नेम यूज करना होता है। और अगर आप कोई स्टैटिक मेथड यूज कर रहे हैं तो उस स्टैटिक मेथड के अंदर आप किसी भी नॉन स्टैटिक डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगी, ऑब्जेक्ट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो अब सेम चीज देखिए, इसीलिए हम जब ये वाला मेथड बनाते हैं ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो यहाँ पे स्टैटिक क्यों यूज करते हैं, ताकि हम जो भी क्लास बना रहे हैं जेवीएम को उस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े और वो इस मेथड को डायरेक्टली एक्सेस कर पाए। अगर हम स्टैटिक नहीं लिखते तो जिस भी क्लास में हम इस मेन मेथड को बना रहे होते तो जेवीएम को क्या करना पड़ता, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, इसका मतलब क्या होता है, वो जो भी मेथड होता है वो क्लास का मेथड ना होकर कौन सा मेथड बन जाता, आपका इंस्टेंस मेथड बन जाता, ठीक है। लेकिन हमें इंस्टेंस मेथड नहीं बनाना, हमें एक शेयरेबल मेथड बनाना है जिसकी एक सिंगल कॉपी हो। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। तो जब भी जेवीएम की एंट्री पॉइंट होती है मेन से, तो वो देख लेता है कि जो मेन है वो किस टाइप का मेथड है, स्टैटिक टाइप का मेथड है, तो वो क्या कर सकता है, इसको विदाउट एनी ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल कर पाता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है, पब्लिक का तो मतलब क्या है, ताकि इसको एक्सेस कर सके जेवीएम। स्टैटिक का मतलब क्या है, मेक्स इट क्लास मेथड सो दैट इट कैन बी कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। बिना किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हम उस मेथड को एक्सेस कर पाए। वॉइड किस लिए होता है, मेन मेथड डज नॉट रिटर्न वैल्यू टू जेवीएम। जो मेन मेथड होता है वो कोई भी वैल्यू जेवीएम को रिटर्न नहीं करता, इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे वॉइड। और ये मेन स्ट्रिंग args क्या है, मेन तो फंक्शन का नेम है, मेथड का नेम है, और स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है। जो क्या यहाँ पे मेन मेथड क्या आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, इट एक्सेप्ट्स वन आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग एरे, ठीक है। अब देखिए इसके थोड़ा सा हम नोट्स देख लेते हैं। स्टैटिक वेरिएबल इट विल बिलोंग्स टू द क्लास नॉट इंडिविजुअल इंस्टेंसेस। ये भी मैंने बताई दिया, स्टैटिक डेटा जो भी है वो क्लास का डेटा होता है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल इंस्टेंसेस का डेटा नहीं होता। और जो भी स्टैटिक वेरिएबल्स होंगे वो शेयर्ड होंगे आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे क्लास के उनके बीच में।
स्टैटिक मेथड की अगर हम बात करें तो स्टैटिक मेथड जो उसको आप कॉल कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड इट कैन ओनली डायरेक्ट एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल्स एंड अदर स्टैटिक मेथड्स। अब यहाँ पे आप देखिए जब हमने प्रोग्राम बनाया था तो देखो यहाँ पे सी के लिए मेरे को कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी और यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आ रही। अगर हम सी वाले ये जो system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर रहे हैं और हम सी वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो देखिए ना मैंने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और ना ही यहाँ पे कोई एरर आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि स्टैटिक मेथड जो है वो स्टैटिक वेरिएबल्स हों या स्टैटिक मेथड्स उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आई। लेकिन जब मैं ए और बी को एक्सेस करना चाह रही थी और क्योंकि ए और बी किस टाइप के हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, तो ए और बी को एक्सेस करने के लिए स्टैटिक मेथड को यूज करने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस। लेकिन अगर स्टैटिक मेथड किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करवाना चाहता है तो वो उसको डायरेक्टली कॉल करवा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एमसीक्यूज के अंदर बहुत ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि नोट्स में भी मैंने आपके बहुत ईजी लाइन में लैंग्वेज में लिख रखा है ताकि आपको इजीली क्लियर हो। ये डायग्राम भी मैंने इसलिए बनाया है, जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमने कवर किए हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ में आया होगा कि स्टैटिक का मतलब क्या है। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से भी कर सकते हो। सपोज अब मुझे इस डिस्प्ले फंक्शन को अगर कॉल करवाना है, ठीक है, तो अगर डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ कॉल करवाना है तो देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के नाम से बना रखा है और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के नाम से बना रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये इसके अंदर इस मेथड का स्कोप खत्म हो जाएगा तो ये वाले ऑब्जेक्ट का स्कोप क्या होगा, इस मेथड के अंदर ही खत्म हो जाएगा। और ये यहाँ पे बन रहा है तो इसका स्कोप जब तक ये वाला मेथड खत्म नहीं होगा तब तक इसका स्कोप बना रहेगा, ठीक है। अभी के लिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा रेजोल्यूशन सही करने के लिए यहाँ पे हम इसको obj1 कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना है। डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना है और डिस्प्ले भी किस टाइप का है, स्टैटिक टाइप का है। इसका मतलब क्या होगा, इसके लिए भी हमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, क्लास का नाम ले सकते हैं। क्लास का नेम क्या है हमारा, स्टैटिक डेमो, और डॉट क्या कर सकते हैं, देखो डॉट करते ही इसने बता दिया कि आप क्लास के थ्रू कौन कौन से वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हो, डी और सी एक्सेस कर सकते हो, डिस्प्ले एक्सेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डी और सी दोनों स्टैटिक वेरिएबल्स हैं और डिस्प्ले जो है वो स्टैटिक मेथड है। तो ये तीनों किस चीज के डेटा हो गए, डायरेक्ट आपके क्लास के डेटा हो गए। लेकिन आप देखो ये ए और बी को एक्सेस करने के लिए नहीं बता रहा, सजेशंस जो ये यहाँ दे रहा है, ठीक है। वापस अगर आप देखें तो यहाँ सजेशन में ए और बी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ए और बी नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं, उनको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की हेल्प लगेगी, ठीक है। जबकि जो भी स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक डेटा है, जैसे ही क्लास लोड होती है तो वो भी क्लास के साथ साथ लोड हो जाते हैं। तो अभी हमें फंक्शन कॉल करना है डिस्प्ले, तो यहाँ मैं डिस्प्ले कॉल करती हूँ और मैं इसको रन करा के देखती हूँ। कॉल करने से क्या आ जानी चाहिए, मेरी वैल्यूज ए और बी की वैल्यूज आनी चाहिए 12, 14 और सी की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए 34। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गई 12, 14 और 34। ओके, इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आई होप समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक मेथड्स कैसे एक्सेस करने हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स कैसे एक्सेस करने हैं, और अगर किसी स्टैटिक मेथड से आप किसी नॉन स्टैटिक मेथड्स को एक्सेस करवाना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हमने जब देखा था, जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो हम ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे थे किसी भी क्लास का, यहाँ पे हम लिखते थे क्लास का नेम, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट का नेम, देन न्यू कीवर्ड यूज करते थे जावा का, जो कि इंस्टेंस वेरिएबल को बनाने के लिए यूज होती है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिखते थे, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर भी एक सिंपली अगर आप देखें तो मेथड ही है, क्योंकि देखो कंस्ट्रक्टर भी कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे मैंने एक स्टूडेंट क्लास बनाई है और उसका मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, स्टूडेंट S1 न्यू स्टूडेंट, और ये क्या चीज कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टर ही बना रहा है। और कंस्ट्रक्टर का बेसिकली मतलब क्या हो गया कि फंक्शन ही होता है एक तरीके से कंस्ट्रक्टर भी, क्योंकि आप देखो कैसे यूज हो रहा है, क्लास का नेम, ब्रैकेट्स और फिर आपका सेमीकोलन। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या है, बेसिकली constructor initializes new objects and set initial states for the object attributes, ठीक है। इसका नेमिंग कन्वेंशन क्या होगा, कंस्ट्रक्टर, अब देखिए मेथड का नाम तो हम जो भी हम हमारे एप्लीकेबिलिटी होती है, जो भी यूसेज होता है उसके हिसाब से हम मेथड का नेम लिखते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का नेम वही होगा जो आपकी क्लास का नेम होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट है तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या होगा, स्टूडेंट ही होगा, ठीक है।
इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। इसका कोई रिटर्न टाइप ही नहीं होगा, मतलब ना ही वॉइड भी नहीं होगा। सिंपली आप कंस्ट्रक्टर कैसे लिखोगे स्टूडेंट? अब देखो इसका एक लॉजिक भी ये है, क्योंकि देखो हमेशा कंस्ट्रक्टर क्या होता है आपका, ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही आप देखें तो आप यहाँ कॉल कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या ले रहे हो, आप क्लास का ऑब्जेक्ट ले रहे हो। तो बेसिकली अगर आप देखें तो जो कंस्ट्रक्टर है उसका रिटर्न टाइप हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको इनबिल्ट ही जावा ने ले लिया है कि यहाँ पे इसका जो रिटर्न टाइप है वो हमेशा ऑब्जेक्ट टाइप ही रहेगा उसी सेम क्लास का। तो यहाँ पे आपको अलग से यहाँ रिटर्न टाइप देना नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ऑटोमेटिक कॉल का क्या मतलब है? कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टर है उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट टाइप का होता है और वो हमेशा ही वैलिड रहेगा। इसलिए यहाँ पे आप खुद से कोई भी रिटर्न टाइप इसका स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हमेशा किसके थ्रू हो रही है, ऑब्जेक्ट के थ्रू। और ये हमेशा कब होगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब भी कोई इंस्टेंस जो है, या फिर ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है क्लास का क्रिएट होगा तब ऑटोमेटिकली, अगर आपने डिफाइन नहीं कर रखा है तो ऑटोमेटिकली भी जो भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो आपका कॉल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हम करके देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा 30th नंबर का। क्या पढ़ रहे हैं आज हम? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट बना लेते हैं। एक क्लास बनाते हैं हम अलग से, कंस्ट्रक्टर डेमो नाम से। ठीक है, यहाँ पे सपोज मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, इंट a, b। अब मैं चाह रही हूँ कि अगर कोई पर्सन अगर मेरे इस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाता है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि a और b की कुछ इनिशियल वैल्यू जो है उसको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो a और b की कोई इनिशियल वैल्यू यहाँ पे मिल जाए तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगी, कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगी। कंस्ट्रक्टर कॉल का क्या मतलब है, अभी आप देखिएगा, यहाँ पे मैं a की वैल्यू सेट कर देती हूँ 23। ठीक है, और b की वैल्यू मैं यहाँ सेट कर देती हूँ 45। और यहाँ हम एक डिस्प्ले फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, void डिस्प्ले, और यहाँ हम सिंपली इन वैल्यूज को प्रिंट करवा देते हैं। a की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं और यहाँ पे b की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। अब सिंपल हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, कंस्ट्रक्टर डेमो का ऑब्जेक्ट बनेगा। कैसे बनता है, क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू कीवर्ड एंड आपका कंस्ट्रक्टर क्लास का। ठीक है, और यहाँ से हम डिस्प्ले को कॉल करवा देते हैं, obj.display। अब देखिए इसको रन करके देखते हैं क्या डाली हमने, a और b की वैल्यू कंस्ट्रक्टर में हमने डाली है 23 और 45। और हम क्या कह रहे हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे हमारा ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाना चाहिए था, और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 23 एंड 45। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, 23 और 45। इसका मतलब क्या हुआ होगा, जब ये ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हुआ उस टाइम पे क्या हुआ, कंपाइलर ने इस कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल किया और इस ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यूज क्या इनिशियलाइज कर दी, a और b की 23 और 45। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा रहे हो तो आपके पास a और b की वैल्यूज क्या आ पा रही हैं, 23 और 45। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज हो रहा है कि अगर आपको कोई वैल्यूज हैं जो कि आपको इनिशियलाइज करनी है कि बाय डिफॉल्ट की अगर ये वैल्यूज तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो उस केस में, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो कंस्ट्रक्टर में कि सपोज कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नया बने तो उसको एक मैसेज प्रिंट हो, वेलकम टू कंस्ट्रक्टर डेमो क्लास। ठीक है, मतलब कि उसको सिंपली क्या हो, जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बने तो उसको सबसे पहले जो है कंसोल पे एक मैसेज आना चाहिए कि वेलकम टू कंस्ट्रक्टर डेमो क्लास। तो अगर मैं इसको भी वापस एग्जीक्यूट करती हूँ, अब देखिए जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो कंपाइलर ने क्या करा, कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल करा, और कंस्ट्रक्टर में क्या लिखी हुई थी, एक मैसेज लिखा हुआ था, वेलकम टू कंस्ट्रक्टर डेमो क्लास।
वो उसने यहाँ पे प्रिंट किया और उसके बाद क्योंकि हम इस ओबीजे के थ्रू क्या डिस्प्ले करवा रहे थे, एक डिस्प्ले फंक्शन ने हमने कॉल किया और वहाँ पे ए और बी की वैल्यू प्रिंट करी। लेकिन अब देखिए, अब कंस्ट्रक्टर में क्योंकि मैंने ए और बी की कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, तो इसने ए और बी की क्या वैल्यू ले ली, जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 0। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या इनिशियलाइज हो गई, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू जो है 0 0। अब आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि पहले तो वो मैसेज प्रिंट कर दे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ए और बी की डिफॉल्ट वैल्यू दे दे 12 एंड 14। अब अगर हम इसको वापस से कॉल करते हैं तो अब क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट कॉल होगा सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा, वेलकम टू कंस्ट्रक्टर डेमो क्लास, और इस ऑब्जेक्ट के लिए ए और बी की वैल्यूज क्या इनिशियलाइज हो जाएंगी, 12 और 14। तो जब भी इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप डिस्प्ले फंक्शन कॉल करोगे तो ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 12 एंड 14। आप हालांकि बाद में जब भी अगर आपके प्रोग्राम में आपको जरूरत है तो आप इस ए और बी की वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, बट कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है कि अगर यूजर कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है ए और बी की, तो उसको इनिशियली क्या वैल्यूज दे देगा, 12 एंड 14 विद दिस मैसेज वेलकम टू कंस्ट्रक्टर डेमो क्लास। तो ये होता है आपका कंस्ट्रक्टर। इसका देखिए हमने कोई भी रिटर्न टाइप यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, और इसका नाम क्या है, जो आपका क्लास का नेम है वो ही आपके कंस्ट्रक्टर का नेम होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टर वर्सेस मेथड की, देखो कंस्ट्रक्टर वर्सेस मेथड में अगर आप डिफरेंस देखें तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इंस्टेंशिएट अ न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, जबकि मेथड क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू डिपेंड्स अपॉन इट्स एग्जीक्यूशन। ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू का क्या मतलब है, आपको हमेशा मेथड का रिटर्न टाइप देना पड़ेगा, चाहे आप वॉइड ही दें। वॉइड का मतलब क्या हो गया कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, बट आप वहाँ पे रिटर्न टाइप स्पेसिफाई कर रहे हो, जबकि कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं करते। दे आर इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली, जबकि मेथड जो होते हैं वो कैसे इन्वोक्ड होते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। जबकि कंस्ट्रक्टर कैसे इन्वोक हो गया था, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो कंपाइलर ने कंस्ट्रक्टर को इम्प्लिसिटली इन्वोक कर लिया। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इसका रिटर्न टाइप हो सकता है इट्स नेम शुड बी सेम एज द क्लास नेम, जबकि मेथड का नेम क्लास नेम के सेम नहीं हो सकता। इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर देन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड बाय द कंपाइलर इटसेल्फ। अब इसका क्या मतलब है, देखिए कंस्ट्रक्टर तो हमने अभी इस प्रोग्राम में बनाया, इससे पहले भी हम सारी क्लासेस यूज कर रहे थे। तो इसका क्या मतलब है कि अगर यूजर खुद से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता है तो कंपाइलर क्या करता है, जो भी उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको इम्प्लिसिटली कॉल कर लेता है। तो जो भी कंपाइलर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है उसके अंदर कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, वो एक सिंपल एक कंस्ट्रक्टर होता है, यानी कि वो इस तरीके का आप समझ लीजिए, ये इस तरीके से एक कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होती, कोई मैसेज प्रिंट नहीं होता, बट ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये कंपाइलर क्या करेगा, इम्प्लिसिटली कॉल कर लेगा अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। और मेथड के केस में क्या होता है कि अगर कोई मेथड नहीं है तो कोई डिफॉल्ट मेथड आपको कंपाइलर के थ्रू प्रोवाइड नहीं किया जाता, ठीक है ना, कोई मेथड आपका कंपाइलर के थ्रू इम्प्लिसिटली कॉल नहीं होता अगर कोई मेथड यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है तो, ठीक है। अब हम समझते हैं कंस्ट्रक्टर्स के टाइप क्या होते हैं। तो अगर आप ब्रॉडली देखें तो टाइप जो है कंस्ट्रक्टर्स के दो हैं, एक होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक होता है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब अगर हम बात करें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, इसका क्या मतलब है, इफ नो कंस्ट्रक्टर इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड देन जावा प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज ऑल मेंबर वैल्यूज टू अ डिफॉल्ट वैल्यूज। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर ये एक तरीके से क्या हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, यानी कि देखो इसमें कोई आर्ग्यूमेंट भी आप पास नहीं कर रहे हो, तो एक तरीके से क्या हो गया, इसको आप नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हो और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हो। अगर मैं अभी कॉल करती हूँ इसको तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा, यानी यहाँ पे आपने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी इंस्टेंस वेरिएबल्स उनकी वैल्यूज कौन सी हो जाएंगी, जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी वो डिफॉल्ट वैल्यूज आपकी इनिशियलाइज हो जाएंगी उन इंस्टेंस वेरिएबल्स के लिए। और आंसर क्या आ गया, देखिए 0 आ गया। 0 क्यों आया, क्योंकि आपने कोई भी वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं की थी। ये आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है, ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, इसको नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है। जबकि दूसरा कंस्ट्रक्टर क्या होता है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है, जिसको आप विद आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्टर्स कैन हैव पैरामीटर्स टू पास वैल्यूज व्हेन क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट अलाउइंग फॉर डिफरेंट इनिशियलाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ, अभी तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे अंदर ही ए और बी की एक वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे थे, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट कॉल होगा तब क्या होगा, वो वैल्यूज उस ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएगी। हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, यानी कि सपोज मैं यहाँ पे वैल्यूज क्या करूं, असाइन करना चाहूँ इंट ए एंड इंट बी, ठीक है, और यहाँ मैं उस ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल को ये वैल्यूज देना चाह रही हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं दिस यूज कर रही हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें आपके लोकल वेरिएबल को और इंस्टेंस वेरिएबल को, ठीक है।
और यहाँ मैंने डिक्लेयर कर दिया दिस डॉट ए दिस डॉट बी। अब जब हमने ये किया तो अब देखिए आपके यहाँ पर एरर आने लग गई। एरर क्या आने लग गई? एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट फाउंड 0। अब आपने क्या करा है, यहाँ पे कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो बनाया नहीं, आपने सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर बनाया और वो भी किस टाइप का कंस्ट्रक्टर बनाया है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो इस केस में क्या होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ये क्या एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसके जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसके साथ साथ 2 वैल्यूज भी उसमें पास कीजिए, यानी कि 2 आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पे पास की। तो जब मैं यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास करूंगी तो देखिए ये एरर आपकी रिजॉल्व हो गई। ए के अंदर वैल्यू चली गई 5 और बी के अंदर वैल्यू क्या चली गई 10। अब आप इसको रन करें तो यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू आ गई 5 और 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या कह रहा है कि जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसको एक अपनी इनिशियल वैल्यूज यहाँ पे पास करनी होगी। जैसे अगर मैं एक और नया ऑब्जेक्ट बनाती हूँ सपोज obj1 से, ठीक है, और यहाँ पे मैं बनाती हूँ न्यू कंस्ट्रक्टर डेमो। और अब यहाँ पे भी देखिए वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 2 वैल्यूज पास करें, तो मैंने पास कर दी 2 वैल्यूज 12, 14। और अगर अब मैं इसको भी डिस्प्ले करवाऊँ तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के लिए तो क्या वैल्यूज आ गई 5 और 10, और जब मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके लिए मैंने ए और बी की वैल्यू क्या पास करी थी 12 और 14, तो उसके लिए क्या वैल्यूज आ गई आपकी 12 और 14। तो ये क्या हो जाता है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब अगर आप चाहते हैं कि सपोज मैं यहाँ पे मैं मेरे प्रोग्राम में चाहती हूँ कि मेरे वैल्यूज अगर मैं नी भी दूं तो कोई इनिशियल वैल्यूज वो कंस्ट्रक्टर अपने आप डाल दे, या फिर कोई भी वैल्यू जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो ले। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपकी क्लास के अंदर आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे बना सकते हो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, सिर्फ आपको, सॉरी ये मैंने गलत ले लिया इसमें, यहाँ पे हम लेना चाह रहे थे सिस्टम डॉट आउट कि अगर आप सपोज कोई वैल्यू ना देना चाह रहे हैं, ठीक है, आप सिर्फ प्रिंट जो भी कोई डिफॉल्ट वैल्यू है वो ले ले। ये यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया वेलकम टू कंस्ट्रक्टर डेमो क्लास, ठीक है, और मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि अगर यूजर अपना कोई वैल्यू पास नहीं करता, अगर ऑब्जेक्ट कोई वैल्यू पास नहीं करता तो मैं ए की वैल्यू यहाँ पे सेट कर दूं -1 और बी की वैल्यू भी क्या सेट कर दूं -1, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे अब मैं कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ, ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं, सपोज कंस्ट्रक्टर डेमो obj2 इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर डेमो। अब अगर मैं यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं आ रही। पहले हम जब इस तरीके से बनाना चाह रहे थे तो एरर आ रही थी क्योंकि हमने कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, सिर्फ एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया था। तो उस केस में क्या था, उसमें हमेशा आपको क्या करना पड़ रहा था, 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़े थे जिसको ये एज अ पैरामीटर ले रहा था। लेकिन अब मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे कि अगर सपोज यूजर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, ठीक है, यूजर कोई ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज पास नहीं करना चाहता, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया है और उसके अंदर हमने लिख दिया है वेलकम टू कंस्ट्रक्टर डेमो क्लास, और यहाँ पे मैंने ए और बी की वैल्यूज क्या सेट कर दी है -1। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा बनेगा जो कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा, तो उस केस में ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी -1। तो अब अगर आप obj2 से अगर डिस्प्ले फंक्शन कॉल करवाएंगे तो जो वैल्यूज है आपकी ए और बी की वो क्या आ जाएंगी -1। ये देखिए करके देखते हैं, देखिए obj से तो आएगी 5 10, obj1 से आएगी 12 14 और obj2 से क्या आ जाएंगी -1, क्योंकि obj2 ने कोई भी आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किए थे। तो इस केस में आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इस केस में आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ डिफॉल्ट। जबकि जो फर्स्ट 2 ऑब्जेक्ट्स हैं उस केस में आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, क्योंकि ये दोनों आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, तो इसलिए आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कौन से ऑब्जेक्ट से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक बार वापस एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं।
ये देखिए, ये क्या आ गया, ये एड्रेस आ गया इसका, और ये कौन से, ये फर्स्ट ओबीजे का एड्रेस आ गया, ये ओबीजे 1 का एड्रेस आ गया, और ये क्या आ गया आपका, ठीक है, ये ओबीजे का आ गया, ओबीजे 1 का आ गया, और ओबीजे 2 जब कॉल हुआ तब उसके एड्रेस के साथ साथ यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या बता रहे हैं, ये करंट ऑब्जेक्ट के एड्रेसेस आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है, जिसके हेल्प से, ठीक है। तो जब आपका ओबीजे और ओबीजे 1 कॉल हुआ तब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और जब आपने ओबीजे 2 कॉल को किया तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ आपका, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये आपके कंस्ट्रक्टर्स के टाइप होते हैं। इसके बाद एक चीज और आती है, वो आती है कंस्ट्रक्टर चेनिंग। कंस्ट्रक्टर चेनिंग का क्या मतलब होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम कह रहे थे कि अगर ऑब्जेक्ट कोई भी वैल्यू नहीं कॉल कराना चाह रहा तो उस केस में हमने a और b की वैल्यूज दे दी -1, और उसके बाद हमने कर दिया यहाँ पे, और अगर पैरामीटराइज की हेल्प से अगर कोई ऑब्जेक्ट पास करेगा वैल्यूज तो हम कॉल कर देंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब सपोज मैं चाहती हूँ कि उसको कोई एक वैल्यू है जो तो उसको कंपलसरी है देना, और बाकी वैल्यूज को वो डिफॉल्ट 0 सेट कर सकता है, जो भी उसको डिफॉल्ट वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चेनिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टर जो है वो दूसरे कंस्ट्रक्टर को भी यहाँ पे कॉल कर सकता है। इसके लिए जैसे हम सपोज यहाँ पे करते हैं, इंट a की वैल्यू यहाँ पे हमने दी, ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज ये दे रहे हैं, ठीक है। अब सपोज यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसको हम एक बार वापस से क्लियर करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करना चाह रही हूँ कि a की वैल्यू अगर कोई पैरामीटर पास करना चाह रहा है तो a की वैल्यू तो डेफिनेटली पास करे, ठीक है। अगर वो b की वैल्यू नहीं भी पास करता तो वो b की वैल्यू क्या करे, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वहां से वो b की वैल्यू ले ले। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दिस के थ्रू हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं। पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर डेमो ओबीजे इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर डेमो, ठीक है, और यहाँ a की वैल्यू में पास कर देती हूँ 23, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक बार हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कॉल कराना चाह रहे हैं। तो ये देखिए हम क्या करें कि एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं कि a की वैल्यू जो है अगर यूजर देता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर दें, सपोज यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू नहीं दे रही, ठीक है, यहाँ पे मैंने बस ये कंस्ट्रक्टर कॉल कराया, नाम हो गया आपका यहाँ पे डेमो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू भेज रही हूँ 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सेकंड इसमें क्यों गड़बड़ा रहा है, एक बार हम देखते हैं, ओके, ठीक है। देखो विद इन सेम क्लास हम यूज कर रहे हैं, ये हमारा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका होना चाहिए दिस, ओके। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, ये इसको आप हटा देते हैं, हम इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। अब देखिए अब एरर नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपकी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग का क्या मतलब है कि जब एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है उसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग, और यहाँ पे क्या होता है, यूज करते हैं आप दिस को टू कॉल दी अनदर कंस्ट्रक्टर, जो हम अभी देख रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे ना दिस वाला, जिसमें हम देख रहे थे कि आप दिस को कैसे यूज कर सकते हो, टू कॉल दी कंस्ट्रक्टर ऑल्सो, ठीक है। लेकिन जब भी आप इस तरीके की कंस्ट्रक्टर चेनिंग यूज कर रहे हो और दिस कीवर्ड का यूज कर रहे हो, तो दिस कीवर्ड हमेशा क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा नो लूप का क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि ये कंस्ट्रक्टर जो है इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हो और ये कंस्ट्रक्टर वापस से इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हो, तो उस केस में क्या बन जाएगा, यहाँ पे लूप बन जाएगा, और लूप बनने से क्या होगा, ये आपका इन्फिनिटी में चला जाएगा और आउट ऑफ मेमोरी की आपकी एरर आ जाएगी, ठीक है। तो एक तो लूप नहीं बनना चाहिए, और अगर आप दिस स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो वो फर्स्ट आपका यहाँ पे कि फर्स्ट जो है स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। अब हम जो करना चाह रहे थे, हम क्या करना चाह रहे थे, हम यहाँ पे ये नहीं करना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि a की वैल्यू यहाँ पे -1 ही रहे, ठीक है। यहाँ हम चाह रहे थे कि अगर दिस कोई कंस्ट्रक्टर है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो वैल्यू पास कर देना चाह रहा है यहाँ पे 3, तो वो क्या चाह रहा है कि वो a की वैल्यू तो पास कर दे, ठीक है, और b की वैल्यू जो भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वहां से ले ले। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करा लेगा, ठीक है। अब देखिए इस कंस्ट्रक्टर को इसने कॉल कराया, अब रन करके देखते हैं, तो हम देखते हैं a और b की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है। हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करा लेते हैं, obj डॉट
डिस्प्ले। ठीक है, देखिए क्या आंसर आ रहा है 3 और -1। अब आप समझिए इसको कैसे इन्होंने किया। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के अंदर हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जहाँ पे हमने वैल्यू पास करी 3। तो सबसे पहले ये ढूंढेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये वाला कंस्ट्रक्टर है जो कि एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ठीक है ना। तो इसने ए की वैल्यू ले ली, क्या ले ली, 3 ले ली। अब इसने क्या कॉल करा, इसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। तो जैसे इसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, ए की वैल्यू सेट कर देगा -1 और बी की वैल्यू सेट कर देगा -1। ठीक है, उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर प्रिंट करके दे रहा है। उसके बाद क्या हुआ, इस कॉलिंग से क्या हो गया, आपकी ए और बी की वैल्यू क्या सेट हो गई, -1 और उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ने वापस से अपने बॉडी के अंदर आके क्या करा, ए की वैल्यू को वापस क्या सेट कर दिया, जो भी यूजर ने, जो भी ऑब्जेक्ट ने पास करी थी वो वैल्यू सेट कर दी। तो ए की वैल्यू जो -1 थी वो तो वापस से क्या हो जाएगी, ओवरराइट होके 3 हो जाएगी, लेकिन बी की वैल्यू क्या रह जाएगी, आपकी -1 ही रह जाएगी, क्योंकि बी की कोई वैल्यू यूजर के थ्रू पास नहीं हो रही है। तो उसके लिए जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो किसकी हेल्प ले रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बी की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है। तो ये क्या हो जाती है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। लूपिंग का क्या मतलब है, अब सपोज यहाँ पे जो है ये कंस्ट्रक्टर डेमो जो है वापस से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये लूपिंग में चला जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आपकी, आउट ऑफ मेमोरी की। तो आपको लूपिंग क्रिएट नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि दोनों ही कंस्ट्रक्टर एक दूसरे को कॉल करे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग, की जब आप एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। जैसे इस स्टूडेंट ने कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करा है, एक पैरामीटर जो पास करे यानी कि इसको, और इस वाले कंस्ट्रक्टर ने किस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कराया जो 2 पैरामीटर्स यूज कर रहा है, यानी कि ये वाला जिसके अंदर आप आईडी भी यूज कर रहे हो और स्ट्रिंग भी यूज कर रहे हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। इसमें ध्यान रखना विद इन सेम क्लास होगी, और अगर दिस कीवर्ड के थ्रू आप ये यूज कर रहे हो कंस्ट्रक्टर चेनिंग, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगा हमेशा और कोई लूप बनना नहीं चाहिए। इसके बाद आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स का क्या मतलब है, बेसिकली कोड ब्लॉक्स का मतलब है जो ये कर्ली ब्रेसेस आप यूज करते हो, ये कर्ली ब्रेसेस आपके क्या डिटरमाइन करते हैं, किसी भी जो वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हो उसका स्कोप। अभी तक हमने देखा, हम जब कोई मेथड बना रहे थे, ठीक है, तो हम क्या यूज कर रहे थे, ये वाले कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे थे। तो ये क्या बताता था, बिगिनिंग ऑफ दैट ब्लॉक एंड एंडिंग ऑफ दैट ब्लॉक बताता था इसका क्लोज्ड ब्रेसेस। ठीक है, लोकल वेरिएबल्स का क्या मतलब है, अगर आप कोई वेरिएबल्स जो हैं वो इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उनका जो स्कोप होता है वो विद इन दिस ब्लॉक ही होगा, आउटसाइड आप इस ब्लॉक के उन वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। इनिशियलाइजेशन ब्लॉक का क्या मतलब होता है, अब आपके यहाँ पे देखिए 2 तरीके के ब्लॉक होते हैं, एक आपका होता है स्टैटिक ब्लॉक और एक होता है आपका नॉर्मल कोड ब्लॉक। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक का क्या मतलब होता है, जब आपकी क्लास लोड होगी तब जो स्टैटिक ब्लॉक है वो सिर्फ एक बार रन होगा। ठीक है, और वो जनरली किस लिए यूज होता है, जब आपको कोई वैल्यू जो है इनिशियलाइज करनी है। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक बार आपको उस वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, तो उस केस में आप यूज करते हो स्टैटिक ब्लॉक। जबकि जो आपका ये वाला ब्लॉक होता है उसके लिए आप स्टैटिक कीवर्ड यूज करोगे उस कोड ब्लॉक के साथ। और इनिशियलाइजेशन ब्लॉक क्या होता है, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक का मतलब है कि मैं जब भी मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो वो इनिशियलाइजेशन ब्लॉक जो है वो रन हो, हर बार जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो वो बनता है आपका इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। तो बेसिकली यहाँ पे क्या समझने की जरूरत है, कोड ब्लॉक जो है एक तरीके से क्या हो गया, एक ब्लॉक है जो कि डिफाइन करता है उसके अंदर डिफाइंड वेरिएबल्स के स्कोप को। ठीक है, कोड ब्लॉक में भी आपके 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक जो होता है वो सिर्फ एक बार रन होगा, और बेसिकली स्टैटिक कोड ब्लॉक किस लिए यूज होते हैं, अगर आपको कोई ऐसे वेरिएबल्स की वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है जो कि सिर्फ एक बार ही रन हो आपका जब क्लास लोड हो रहा है, तब तो आप यूज करते हैं स्टैटिक ब्लॉक। जबकि इनिशियलाइजेशन ब्लॉक्स आप कब यूज करते हैं, आप इनिशियलाइजेशन ब्लॉक को जब यूज करना चाहते हैं जब आप हमेशा ऑब्जेक्ट जितनी बार भी क्रिएट करेंगे तब आप चाहते हैं कि हर बार वो कोड ब्लॉक जो है वो रन हो, तब आप कौन सा कोड ब्लॉक यूज करोगे, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 31 नंबर का एग्जाम्पल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, इसमें हम क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, कोड ब्लॉक। ठीक है, कोड ब्लॉक का मतलब क्या है अब आप यहाँ पे समझिए।
एक क्लास और बनाते हैं डेमो नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं एक स्टैटिक, यहाँ पे मैं एक फंक्शन, एक वेरिएबल बनाती हूँ a नाम से। ठीक है, अब मैं एक स्टैटिक ब्लॉक बनाती हूँ। देखो स्टैटिक ब्लॉक के लिए मैंने क्या करा, स्टैटिक कीवर्ड यूज किया और यहाँ पे मैंने a की वैल्यू कर दी है 0। ठीक है, एक और कोड ब्लॉक बनाती हूँ जो कि इनिशियलाइजेशन ब्लॉक टाइप का हो जाएगा और इसमें मैं क्या कर रही हूँ, a की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रही हूँ और यहाँ पे यहाँ मैं प्रिंट कर रही हूँ। देखिए अभी आपको हम पहले इसको लिख लेते हैं, मैं इसको एग्जीक्यूट करके बताती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। क्योंकि ये आपका, चलो इसको हम बना लेते हैं स्टैटिक। ठीक है, a इक्वल टू 0 और फिर यहाँ पे a की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसके ऑब्जेक्ट्स बना के देखते हैं। ऑब्जेक्ट 1 बनाते हैं पहले, ऐसे ही हम इसके 5 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट्स के नेम सेम नहीं हो सकते। एंड ऑब्जेक्ट 5 तक। ठीक है, अब सिंपली एरर कुछ नहीं आ रही, एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। ये रन होगा आपका यहाँ से, एक बार फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए क्या आया, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3, ऑब्जेक्ट नंबर 4 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 5। अब इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक क्लास बनाई कोड ब्लॉक डेमो, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया, स्टैटिक वेरिएबल है ये, इसका वेरिएबल का नाम क्या है a। अब यहाँ पे मैंने 2 ब्लॉक्स बनाए, एक तो है हमारा स्टैटिक कोड ब्लॉक, ठीक है, और एक है हमारा इनिशियलाइजेशन कोड ब्लॉक। अब देखिए दोनों कोड ब्लॉक्स में डिफरेंस क्या होता है वो हम समझते हैं। यहाँ पे स्टैटिक कोड ब्लॉक जो है वो सिर्फ एक बार रन होगा, जब आपकी इनिशियली फर्स्ट टाइम क्लास लोड होती है तब सिर्फ एक बार ही स्टैटिक कोड ब्लॉक जो होता है वो आपका रन होता है। जबकि जो आपका इनिशियलाइजेशन कोड ब्लॉक है, जितनी बार आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार वो जो कोड ब्लॉक है इनिशियलाइजेशन वाला वो आपका रन होगा। इसको आप और कैसे समझ सकते हैं, अगर हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा के देखें। मैसेज में मैं लिख देती हूँ स्टैटिक कोड ब्लॉक, तो आपको देखिए पता चल जाएगा कि स्टैटिक कोड ब्लॉक कितनी बार रन हो रहा है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम एक मैसेज प्रिंट करवा के देखते हैं। इसमें हम लिख देते हैं इनिशियलाइजेशन कोड ब्लॉक। हम क्या कह रहे हैं, इनिशियलाइजेशन कोड ब्लॉक जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उतनी बार रन होगा, और जबकि स्टैटिक कोड ब्लॉक सिर्फ फर्स्ट टाइम जब आपकी क्लास लोड होती है तब रन होगा। तो अगर हम इसको वापस एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं तो अब आप यहाँ देखिए क्या आंसर आता है आपका। देखिए स्टैटिक कोड ब्लॉक सिर्फ एक बार प्रिंट हुआ, जबकि इनिशियलाइजेशन कोड ब्लॉक कितनी बार प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ एक बार आपका रन हुआ होगा जब आपकी क्लास लोड हुई होगी, लेकिन क्योंकि आप 5 ऑब्जेक्ट बना रहे हो इसलिए आपका इनिशियलाइजेशन कोड ब्लॉक कितनी बार रन हो रहा है, 5 बार रन हो रहा है। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट बना तो इसने बनाया इनिशियलाइजेशन कोड ब्लॉक लिखा, और यहाँ पे क्योंकि हम a++ कर रहे हैं और a की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1। इसी तरीके से जैसे ऑब्जेक्ट 2 बना तो अब आपका स्टैटिक कोड ब्लॉक रन नहीं होगा, वो एक बार रन हो चुका है, तो वापस आपका कौन सा कोड ब्लॉक रन होगा, इनिशियलाइजेशन कोड ब्लॉक रन हुआ, मैसेज प्रिंट हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया इसने, ऑब्जेक्ट नंबर 2, क्योंकि a की वैल्यू वापस क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई। ठीक है, क्योंकि ये देखो स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, तो इसकी कॉपी क्या हो रही है, हर ऑब्जेक्ट के साथ शेयर हो रही है, तो ऐसा नहीं कि वैल्यू बार बार आपकी 0 इनिशियलाइज होगी। ठीक है, जबकि अगर आप यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे सपोज हम एक और वेरिएबल बनाते हैं इंट, ठीक है, वैर नाम से, जिसकी वैल्यू हम डाल देते हैं 0, या फिर इसकी वैल्यू सपोज हम डाल देते हैं -1 डाल देते हैं। ठीक है, और हम इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देते हैं, वैर ++ कर देते हैं। ठीक है,
और इसकी वैल्यू को हम करा देते हैं यहाँ पे प्रिंट। ये किसकी वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, वैर की। ठीक है, ये भी हम समझाते हैं। बाकी आई होप ये तो समझ में आ गया कि जितनी बार ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है उतनी बार आपका इनिशियलाइजेशन कोड ब्लॉक रन हो रहा है। अब देखिए एक चीज और मैं यहाँ पे करके बताती हूँ, उससे आपको देखिए ये जो मैंने वेरिएबल बनाया, ये वेरिएबल किस टाइप का है, लोकल वेरिएबल है जो कि इस कोड ब्लॉक के अंदर डिफाइन है, तो इसका स्कोप भी कहाँ तक होगा, सिर्फ इस कोड ब्लॉक के अंदर ही होगा। जबकि जो ए है वो किस तरीके का वेरिएबल था, इंस्टेंस वेरिएबल था, तो इसका स्कोप कहाँ तक था, पूरी क्लास के अंदर होगा। ठीक है, अब आप देखो रन करके देखो, वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या दी है -1, उसके बाद मैं वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रही हूँ तो क्या हो रही है, वेरिएबल की वैल्यू 0। उसके बाद देखो अब 5 बार ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, लेकिन पांचों बार वेरिएबल वेयर की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। जबकि ए की वैल्यू हमेशा आपकी देखो इंक्रीज हो रही थी, तो देखो, और लेकिन जबकि वैर की वैल्यू हमेशा क्या हो रहा है, 0 ही आ रही, चाहे आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना लो वैर की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने ए वेरिएबल को आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, ए किस टाइप का वेरिएबल है, आपका इंस्टेंस वेरिएबल है जो कि आपके क्लास के अंदर डिफाइन है, तो इसका स्कोप कब तक रहेगा, जब तक आपकी क्लास का स्कोप रहेगा। जबकि जो वैर है इसका स्कोप कब तक है, जब तक आपका कोड ब्लॉक का स्कोप है, यानी कि इस इनिशियलाइजेशन कोड ब्लॉक का। तो जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी डिफाइन होगी, -1 होगी, ये सारे स्टेटमेंट्स रन होंगे, वैर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और वैर की वैल्यू प्रिंट होकर कितनी हो जाएगी, -1 से 0। अब जब वापस नया ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, जैसे कोई नया ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट हो रहा है, तो वेरिएबल जो है इसका स्कोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो जब वापस से नया ऑब्जेक्ट कॉल होगा और इनिशियलाइजेशन कोड ब्लॉक रन होगा, तो वापस वेरिएबल की वैल्यू क्या इनिशियलाइज होगी, -1, जबकि ए की वैल्यू क्या रहेगी, 1 हो चुकी थी, अब क्या हो जाएगी 2, क्योंकि ये क्या है, शेयरेबल कॉपी है जो कि हर ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होती है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी 2, जबकि वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 ही वापस से इनिशियलाइज हो जाएगी, क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है। तो ये चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए मैंने बता भी रखा है, एक डेमो भी दे रखा है। सपोज आपके पास एक क्लास है स्कोप डेमो, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक मेन फंक्शन है, उस मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिखा है int x। तो अब ये वेरिएबल जो है ये कहाँ तक इसका स्कोप होगा, इस मेथड के अंदर, जो कि आपका मेन मेथड है उसके अंदर इसका स्कोप होगा। x की वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज कर दी है, यहाँ पे 10। अब मैं चेक कर रही हूँ कि अगर x की वैल्यू है 10, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो y की वैल्यू क्या सेट कर दे, यहाँ पे 20। अब देखो y में कहाँ सेट कर रही हूँ, इस इफ ब्लॉक के अंदर सेट कर रही हूँ। ठीक है, तो y का जो स्कोप है वो कहाँ तक रहेगा, आपके इफ ब्लॉक तक, यहाँ तक। ठीक है, y की वैल्यू मैंने 20 सेट करी और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ प्रिंट करवाया, x और y की वैल्यू को, और x की वैल्यू क्या अपडेट कर दी, y इंटू 2, यानी 10 थी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 20। ठीक है, अब मैं वापस क्या कर रही हूँ, ये कोड ब्लॉक यहाँ पे खत्म हुआ इफ वाला, और फिर y की वैल्यू सेट करना चाह रही हूँ 100। ठीक है, लेकिन y का स्कोप तो खत्म हो गया, क्योंकि y आपने कहाँ इनिशियलाइज किया था, इफ के अंदर, तो इसका स्कोप भी कहाँ खत्म हो जाएगा, इफ के अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को वापस अपडेट करने की कोशिश करूंगी तो क्या एरर आ जाएगी, एरर आ जाएगी कि y इज नॉट नोन हियर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं इस वेरिएबल को सपोज यहाँ अपडेट करना चाहती हूँ, वेरिएबल इक्वल टू 10, देखो क्या एरर आ रही है, यहाँ पे आप देखिए इसकी मैं वैल्यू कर रही हूँ तो यहाँ पे एरर आ रही है, क्योंकि इसको ये वेरिएबल यहाँ पे मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि इसका स्कोप कहाँ तक था, इस कोड ब्लॉक तक ही था, और ये कोड ब्लॉक खत्म होते ही इसका स्कोप भी खत्म हो गया यहाँ पे, इसलिए क्या दे रहा है आपको, एरर। सेम ही चीज यहाँ पर भी हो रही है कि y इक्वल टू 100 कर रही हूँ तो ये यहाँ पे क्या देगा, एरर देगा। आप इसको रन भी करके देख सकते हैं, इसलिए मैंने नोट्स के अंदर मेंशन कर रखा है। ठीक है, लेकिन देखो x की वैल्यू ये सक्सेसफुली प्रिंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि x आपने कहाँ डिफाइन किया था, इस मेथड के अंदर डिफाइन किया था, और मेथड का स्कोप अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए क्या करेगा, सक्सेसफुली आपको x की वैल्यू प्रिंट करके यहाँ पे दे देगा। तो ये होता है आपका कोड ब्लॉक। तो आज हमने 4 मेन कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा दिस कीवर्ड क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक को अगर आपको कॉल करना है तो आप कैसे करेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके टाइप्स हमने देखे, कंस्ट्रक्टर चेनिंग हमने देखी। इसके बाद हमने देखा कोड ब्लॉक्स क्या होते हैं, और 2 तरीके के कोड ब्लॉक होते हैं बेसिकली, आपके स्टैटिक कोड ब्लॉक और इनिशियलाइजेशन कोड ब्लॉक, दोनों में डिफरेंस क्या है, और इनके सबके हमने डेमो भी करके देखे। अब हमारा जो टाइम है वो है टास्क करने का। तो यहाँ पे 2 टास्क मैंने दे रखे हैं, ये 2 टास्क आपको खुद से परफॉर्म करने हैं। हमने बहुत कुछ अभी तक समझ लिया है हमारे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो जितना हमने पढ़ा है उससे ही रिलेटेड ये टास्क हैं, आपको परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट टास्क क्या है, आपको एक बुक क्लास बनानी है, किसके लिए, एक लाइब्रेरी सिस्टम के लिए, जिसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होंगे, टाइटल, ऑथर और आईएसबीएन नंबर। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होंगे, टोटल बुक्स, अ काउंटर फॉर द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इंस्टेंसेस। ठीक है,
टोटल बुक्स बेसिकली क्या बताएगा, जैसे जैसे बुक्स एंटर होती जाएंगी आपके लाइब्रेरी के अंदर वो बुक्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स की वैल्यूज अपडेट होती जानी चाहिए, जैसे अभी हमने ए वैल्यू को अपडेट किया था उस तरीके से। इंस्टेंस मेथड क्या बताएगा, बोरो बुक और रिटर्न बुक, ये दो मेथड्स आपको बनाने हैं कि अगर किसी को बुक अगर बोरो करनी है तो बोरो बुक को कॉल करेगा और अगर बुक रिटर्न करनी है तो रिटर्न बुक को कॉल करेगा। ठीक है, स्टैटिक मेथड क्या बनेगा, गेट टोटल बुक्स, जो टोटल बुक्स अपडेट होती जा रही हैं उसके लिए आप एक स्टैटिक मेथड बनाएंगे कि आपकी लाइब्रेरी के अंदर टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाने, इंस्टेंट मेथड बनाने, स्टैटिक वेरिएबल और मेथड्स बनाने हैं, यूजर के थ्रू ऑब्जेक्ट बना के बोरो मेथड रिटर्न बुक को आपको कॉल करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपके टोटल बुक्स जो है उनको अपडेट करना है। अगर कोई बुक बोरो होगी तो टोटल बुक माइनस हो जाएगी और अगर कोई बुक रिटर्न होगी तो टोटल बुक्स में प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक कोर्स क्लास बनानी है सेकंड टास्क में, जिसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएंगे आपके कोर्स नेम और एनरोल्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स में आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी जो क्या बताएगा कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके किसी भी कोर्स के अंदर। ठीक है, और इंस्टेंस मेथड्स क्या आ जाएंगे आपके इसके अंदर, एक तो हो जाएगा एनरोल स्टूडेंट, अगर कोई नया स्टूडेंट एनरोल होता है, अनएनरोल्ड स्टूडेंट, जो अगर कोई स्टूडेंट उस कोर्स से हटना चाहता है तो अनएनरोल कॉल करेगा। स्टैटिक मेथड क्या बताएगा कि किसी भी पर्टिकुलर, स्टैटिक मेथड आपको कौन सा बनाना है, सेट मैक्स कैपेसिटी का बनाना है, जिसमें आप कैपेसिटी सेंड करोगे और ये क्या सेट कर देगा कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है आपके कोर्स की। ठीक है, तो बहुत इजी टास्क है, आप करके देखिए प्रैक्टिस, और ये अगर दोनों आप करेंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ आपको कंस्ट्रक्टर्स भी काफी क्लियर हो जाएगा और दिस मेथड का दिस कीवर्ड और स्टैटिक कीवर्ड भी क्लियर हो जाएंगे और कोड ब्लॉक्स और स्टैटिक कोड ब्लॉक्स कैसे यूज करते हैं वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।